हाय डियर स्टूडेंट, मैं आदेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज ये मेरा लेक्चर 2 है और इसमें हम आपको भौतिक विज्ञान में अध्याय फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो जब आपने देखा होगा, जब हम किसी बंद अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। उसके बाद हम उसमें मोमबत्ती या बल्ब को जलाते हैं, तब हमें उसमें रखी वस्तु दिखाई देती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश में हमें वस्तु दिखाई देती हैं। संस्कृत भाषा में एक आपका श्लोक भी लिखा है, तमसुमा ज्योतिर्गमय। इसका अर्थ होता है कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमें कोई भी वस्तु अंधकार में दिखाई नहीं देती है और हमें प्रकाश में दिखाई देती है। अगर हम प्रकाश को परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। तो यानी हम लिख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा, और जिसके कारण क्या होता है, वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्रकाश के गुण। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रकाश का मार्ग सीधा एवं सरल रेखा में होता है। तो प्रकाश का मार्ग कैसा होता है, सीधा एवं सरल। तो आपने देखा होगा, जब भी प्रकाश चलेगा आपका तो यानी सरल रेखा में चलेगा। यानी प्रकाश यहां से चला, यहां पर टकराया, टकराने के बाद भी यानी किधर भी आपका चलेगा, लेकिन चलेगा सरल रेखा में। कभी भी प्रकाश ऐसे नहीं चलेगा। तो यानी प्रकाश का गमन कैसा होता है, सरल रेखा में। उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करें, प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात अर्थात ऐसा स्थान जहां पर आपका कुछ नहीं होता है, न तो आपकी नमी, वायु, गैस, जल कुछ भी नहीं होता है, तो ऐसे स्थान को हम क्या बोलते हैं, निर्वात। अब हम बात करें निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। उसके बाद तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, परंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। तो यानी यहां से हम चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, प्रकाश के कारण वस्तुएं दिखाई देती हैं, परंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। अर्थात हम चौथे पॉइंट के बारे में बात करें तो लिख सकते हैं, प्रकाश के कारण वस्तुएं दिखाई देती हैं, परंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम से ही गुजर सकता है। तो इसके बाद हम पांचवें पॉइंट की बात करें, प्रकाश केवल पारदर्शी माध्यम से ही गुजर सकता है,
अपारदर्शी माध्यम से गुजर नहीं सकता है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम से नहीं। अपारदर्शी माध्यम से नहीं। यानी पारदर्शी माध्यम और अपारदर्शी माध्यम क्या होते हैं? यानी प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ अगर निकल जाए तो उसे बोलते हैं पारदर्शी माध्यम, और प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं निकल पाए तो उसे बोलते हैं अपारदर्शी माध्यम। जैसे हम पारदर्शी माध्यम की बात करें तो जैसे आपका कांच हो सकता है, पानी हो सकता है, ऐसे ही हो सकते हैं और सारे माध्यम। अगर हम अपारदर्शी माध्यम की बात करें तो यानी दीवार हो सकती है, लकड़ी हो सकती है, यानी ऐसे ही और सारे माध्यम हो सकते हैं। तो यानी प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ निकाल जाए तो पारदर्शी माध्यम, और प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं निकल पाए तो अपारदर्शी माध्यम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो यानी आपका छठवां पॉइंट है, उसे हम क्या लिख सकते हैं? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब प्रकाश की चाल एवं मार्ग विचलित हो जाता है। यहां पर हम लिख सकते हैं जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब उसकी चाल एवं मार्ग विचलित हो जाते हैं, जिसके कारण अपवर्तन की घटना होती है। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश का मार्ग एवं चाल विचलित हो जाते हैं, अर्थात बदल जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, जिसके कारण अपवर्तन की घटना होती है। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश का मार्ग एवं चाल बदल जाते हैं, जिसके कारण अपवर्तन की घटना होती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट सिलेबस की ओर, प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो आप मेरे साथ ही साथ नोट कर लेना।
या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आप बाद में भी नोट कर सकते हो। ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल से टकराता है तो टकराने के पश्चात उसका अधिकांशतः भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यानी प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी चिकने एवं पॉलिशदार तल से टकराता है तो टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जैसे हमने कोई दर्पण लिया, हमने ये दर्पण ले लिया M1 और M2, इस पे हमने एक तरफ उच्च कोट वाली पॉलिश कर दी। तो हमने ये एक तरफ उच्च कोट वाली पॉलिश कर दी। अब हम क्या कर रहे हैं? जब भी हम इस पे प्रकाश डालेंगे तो हमने ये प्रकाश डाल दिया, तो प्रकाश क्या करेगा? टकराने के पश्चात जिधर से आया उसी तरफ वापस लौट जाएगा। तो यानी ये वापस लौट गया। ठीक है। और यहाँ पर ये बिंदु है आपका आपतन बिंदु। यहाँ पर ऊपर की ओर एक रेखा होगी, यानी एक अवलंब होगा। तो यानी अवलंब आपका ठीक जैसे आपका तल है तो ऐसे होगा, लेकिन यहाँ पर हम ऊपर की ओर दिखा सकते हैं अवलंब। तो यानी ये आपका क्या हो गया? अवलंब। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अवलंब। और जो रेखा यानी आती है तो उसे बोलते हैं आपतित किरण। तो यानी ये आपकी कौन सी किरण हो गई? आपतित किरण। और जो रेखा टकराने के पश्चात वापस जाती है तो उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। उसके बाद जो आपतित किरण होती है अवलंब के साथ जो कोण बनाती है, अवलंब के साथ आपका यही कोण बन रहा है, तो इस कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण, अर्थात हम इसे I भी लिख सकते हैं। और जो किरण परावर्तित होकर जाती है वह अवलंब के साथ जो कोण बनाती है, यानी ये वाला, तो उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसे हम R से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यानी आपने क्या देखा? हमने M1 और M2 का एक दर्पण लिया, जिसके एक तरफ मैंने उच्च कोट वाली पॉलिश कर दी और यहां से हमने प्रकाश डाला, और प्रकाश डालने के बाद यानी टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौट गया। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अगर हम इसकी परावर्तन की परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्रकाश का तल से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाना, उसी माध्यम में वापस लौट जाना, वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है।
प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हो अथवा करके, प्रकाश का जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल से टकराता है, किसी चिकने तल से टकराता है, तो उसका अधिकांशतः भाग अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरी परिभाषा ये भी लिख सकते हैं, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल से टकराता है, तो टकराने के पश्चात उसका अधिकांशतः भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, यानी प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। तो यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम। यहां पर लिख सकते हैं परावर्तन के नियम। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका M1 M2 का दर्पण हो गया, जिसकी एक तरफ मैंने कुछ कोट की पॉलिश कर दी, प्रकाश डाला, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट गया। ये आपका क्या हो गया, अविलंब। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अविलंब। और ये आपकी कौन सी किरण होती है, परावर्तित किरण। और ये आपकी किरण कौन सी होती है, आपतित किरण। ये कोण क्या होता है आपका, आपतन कोण, आपतन कोण। और ये वाला कोण होता है परावर्तन कोण। ठीक है, इतना हमने पहले ही आपको बता दिया है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके नियम क्या होते हैं। तो यहां पर हम पहला नियम लिख सकते हैं कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात ये वाला कोण किसके बराबर होता है, इसके। तो यहां पर हम लिख सकते हैं आपतन कोण सदैव, आपतन कोण यानी आई सदैव परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण यानी आर के बराबर होता है। यानी जो किरण अविलंब के साथ जितने अंश से आएगी तो उतने ही अंश से वापस जाएगी। जैसे कोई किरण
ये 45 अंश के साथ आई अवलंब से, तो वह अवलंब से 45 अंश के साथ ही वापस जाएगी। तो यानी आपका क्या हो गया, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात ऐसे भी लिख सकते हैं, आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। इसके बाद दूसरा नियम होता है इसका कि आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण दर्पण के एक ही तरफ होते हैं, अर्थात एक ही माध्यम में होते हैं। यह दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं करते हैं, अर्थात दूसरी तरफ ये नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यानी दूसरा नियम क्या हो गया परावर्तन का, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, अर्थात एक ही तरफ होते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम आप लोगों से नेक्स्ट सिलेबस के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, गुड बाय।